वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत। वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ तरुण लावत फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11th, है ना। चैप्टर 6, राइट, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है भाई। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क से। व्हाट इज़ वर्क बेसिकली, ठीक, वर्क से स्टार्ट करते हैं। तो ये वो वर्क नहीं है, आप इसको ऐसे ना समझें कि भाई मैंने क्या कहते हैं 10 किलो वेट 10 घंटे तक उठाए रखा तो मैंने बहुत सारा वर्क किया। उस तरीके से मतलब दुनिया भर में हम जो भी काम करते हैं उस वर्क से आप इसको रिलेट ना करें। ये जो सर्टेन सर्कमस्टेंसेज हैं उनमें ही वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो फिज़िकल वर्क है, ये वो वर्क है जिसको तब कैलकुलेट किया जा सकता है जब कोई बॉडी चली हो, जब कोई बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया हो और उस पर किसी ने कुछ फोर्स लगाई हो। समझ में आई बात। ये वर्क तभी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो वर्क हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में। ये वो वर्क नहीं है जो आप सारी दुनिया से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारी दुनिया से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आप कि मैंने भाई कि मैं 2 घंटे तक सूटकेस 10 किलो का सूटकेस उठाए खड़ा रहा, मैंने तो बहुत वर्क किया है, ठीक है। तो ये उस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है। ये सर्टेन सर्कमस्टेंसेज होती हैं, उन्हीं में ही हम इस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एक तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया हो और बॉडी पे कुछ फोर्स लगी हो, किसी ने बॉडी पे फोर्स लगाई हो, उस बॉडी ने उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट किया हो, तब हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो वर्क है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक बॉडी है, एम मास की बॉडी है, और इसको किसी ने फोर्स लगा के खींचा, और कब तक खींचा, कुछ सर्टेन दूरी तक खींचा, है ना। लेट्स सपोज एस दूरी तक इसको खींचा, ठीक, एस दूरी को तक खींच के इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, इस बॉडी को, ठीक। तो जो वर्क किया गया है इस प्रोसेस के दौरान, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये आपने क्लास 9th में भी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपने पढ़ा ही होगा, राइट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्पेसिफिक कंडीशन का वर्क है, सर्टेन कंडीशन का वर्क है। वो सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया हो और बॉडी पे क्या लगी हुई हो, फोर्स, ठीक है। अगर बॉडी में दोनों में से कोई भी एक चीज़ गायब हो गई तो वर्क क्या है, ज़ीरो है। फिर समझ में आई बात। अच्छा, तो ये बात हुई वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क का। अच्छा, अब देखो, अब आप बोलो भाई कि ये 10 किलो का सूटकेस है ना, और आप इसको पकड़ के उठा के खड़े रहो, 1 घंटे तक आप इसको उठा के खड़े रहो, ठीक है। तो आप फोर्स तो लगा रहे हो, 10 किलो के वजन के बराबर की फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वर्क क्या है इस कंडीशन में, वर्क क्या है, ज़ीरो। हाँ, आपकी एनर्जी तो खर्च हो रही है, आपकी एनर्जी लगातार हीट में कन्वर्ट हो रही है ना। आपने जो उठा रखा है वजन, उस प्रोसेस में जो आपका किया हुआ वर्क है वो लगातार हीट में कन्वर्ट हो रहा है। फिजिकल वर्क कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो, अब इस वर्क को कैलकुलेट करने की भी क्या है, एक स्पेसिफिक तरीका है। देखो कि लेट्स सपोज ये एम मास की बॉडी है, ये एम मास की बॉडी है, और आपने ऐसे फोर्स ना लगा के ऐसे फोर्स लगा दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कुछ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक, और इस बॉडी ने एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इस बॉडी ने एस डिस्प्लेसमेंट किया इस फोर्स की वजह से। तो वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो लेट्स सपोज ये फोर्स है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट किया आपने 10 मीटर का, तो आप तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 200 जूल का वर्क किया जी, ठीक है। वर्क क्या है बेसिकली, देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क जूल ही होता है, जो कि एनर्जी का है, क्योंकि वर्क करने में एनर्जी तो खर्च होती है, जितनी एनर्जी खर्च हुई हम कहते हैं उतना ही वर्क हो गया। समझ में आई बात। तो कुल मिला के ये जो वर्क है ये हमको ये बताता है कि हमने कितनी एनर्जी खर्च कर दी है। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो, तो आपने 20 न्यूटन की फोर्स इस तरीके से सर्टेन एंगल थीटा लगा के, लेट्स सपोज थीटा इज 30 डिग्री, है ना, और डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपने वर्क निकाला ये, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, जो आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है वो ऐसे नहीं लगाई, वो इस तरीके से लगाई है। तो 20 न्यूटन फोर्स सारी की सारी इसको सीधा खींचने में नहीं खर्च हो रही है,
सारी खींचने में खर्च नहीं हो रही, इसका कुछ हिस्सा सामने की तरफ जा रहा होगा, है ना, इसका कुछ हिस्सा सामने की हॉरिजॉन्टली इसको खींच रहा होगा और कुछ हिस्सा इसको वर्टिकली ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? 20 न्यूटन का सारा हिस्सा ही इसको डिस्प्लेसमेंट कराने की नहीं कोशिश कर रहा। जब आप किसी बॉडी को ऐसे खींचोगे तो वो आगे भी चलेगी, लेकिन वो ऊपर उठने की भी कोशिश करेगी। समझ में आ रही है बात? तो डिस्प्लेसमेंट कराने में सारा का सारा 20 न्यूटन का हिस्सा नहीं है। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। तो अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो एफ कॉस थीटा और इसको लिख सकते हो आप एफ साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो यानी कि फिलहाल अभी जो आपका वर्क हुआ है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इस वर्क को लिख सकते हो आप एफ एस कॉस थीटा। तो रियलिटी में ना वर्क का फॉर्मूला ये है, वर्क का फॉर्मूला ये है। हम ये वाला फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन हम फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, फोर्स तो ऐसे भी हो सकती है, फोर्स तो ऐसे भी हो सकती है, फोर्स तो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हमको फिर बार बार हम ये ब्रेक नहीं करेंगे वेक्टर को, हमने सीधा फॉर्मूले में ही रख दिया ये कंपोनेंट कॉस थीटा का। इसका समझ में आ गई बात? तो ये होगा हमारा वर्क का फॉर्मूला जो अब हम उससे यूज़ करने वाले हैं, ठीक। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि भाई ए डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो देखो ये किस फॉर्म में है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो वर्क को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, वर्क को लिख सकते हैं एफ डॉट एस वेक्टर, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म, ये हुई आपकी वेक्टर फॉर्म वर्क की। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या कैसे निकालेंगे फिर वर्क? तो यहाँ पे हम वर्क निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्म लगाएंगे। फोर्स कितनी है 20 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर का, थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2। तो ये हो गया आंसर हमारा 100√3 जूल। इतना वर्क हुआ है। समझ में आई बात? इतना वर्क हुआ है। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो ये बात हुई वर्क की, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, चलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब देखो मैं आपको दो सिचुएशन और देता हूँ कि एक बॉडी है, ठीक, ठीक है भाई, ये बॉडी है, इस पर फोर्स ऐसे लगी और डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ ऐसे डिस्प्लेसमेंट, अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स ऐसे लगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ। तो वर्क इस केस में कैसे हो जाएगा, देखो वर्क का फॉर्मूला आप लगाओगे एफ एस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, फोर्स तो ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या है, जीरो। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, जब भी फोर्स अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे होगी तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। वर्क क्या होता है, जीरो होता है। वर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, समझ रहे हो, अर्थ है और अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो क्यों घूम रही है, क्योंकि सन ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ को इसने खींचा हुआ है। भाई अर्थ क्या है, अर्थ तो अपनी वी वेलोसिटी से चल रही है, अर्थ अपनी वी वेलोसिटी चल रही है, लेकिन इसने क्या करा, इसने सन ने इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचा, तो जिसकी वजह से इधर मुड़ गई, ठीक है, ये चले जा रही है, ये अपनी तरफ खींच के रखता है, तो लगातार इसके चारों तरफ क्या होती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सुपर ह्यूमन हो, आप सुपरमैन हो, ठीक है, और आप खड़े हो किसी सर्टेन रोड पे या रोड की साइड में खड़े हो और अचानक से एक हाई स्पीड कार आ रही है दूर से और आपके पास क्या है, एक हुक वाली रस्सी है, ठीक। तो जैसे क्या होगा,
वो कार आपके पास आएगी, आपने वो हुक वाली रस्सी घुमाई और उस कार में अटका दी और उसको ऐसे पकड़ के खींच लिया, ठीक है। जब आप ऐसे पकड़ के खींचोगे तो कार जो है जब वो आपके पास से गुजरेगी और जब वो ऐसे जाएगी तो आपने रस्सी को खींच रखा है तो वो कार ऐसे क्या करेगी, गोल गोल घूमने लगेगी आपके चारों तरफ, अगर आप रस्सी को पकड़ के रखें। तो एक बॉडी जो अपनी सर्टेन वेलोसिटी जा रही है, अगर आप उसको खींच 90 डिग्री उसके वेलोसिटी के फोर्स लगा दो, है ना भाई, कार ऐसे जा रही है, उसके 90 डिग्री आपने फोर्स लगा दी ऐसे, तो वो क्या करने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो वही मैंने आपको बताया है कि अर्थ अगर मान लो से जा रहा है और सन ने उसको अपनी तरफ खींच रखा है तो इस तरीके से लगातार सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, उसका कारण क्या है, ये फोर्स। लेकिन देखो ये फोर्स क्या हो रही है, ये मोशन के 90 डिग्री लग रही है, ये फोर्स मोशन के 90 डिग्री लग रही है, समझ रहे हो, ये फोर्स मोशन के 90 डिग्री लग रही है। अर्थ ऐसे चल रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, अर्थ ऐसे चल रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है। जब अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्स ऐसे लग रही है ना। जब अर्थ ऐसे चल रहा है इस तरीके से तो फोर्स ऐसे लग रही है। तो देखो फोर्स क्या है, लगातार डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में जो वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से वो क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, चलो ऐसी ही, लेट्स सपोज एक कूली है, एक कूली है, उसके सिर पे 20 किलो का वजन रखा हुआ है, 20 किलो का वजन उसने उठा रखा है और वो चलता है इस तरीके से 10 मीटर, 10 मीटर चलता है वो, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, तो देखो वर्क इस केस में एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क इस केस में 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, 90 है। कैसे है 90, देखो कूली ने 20 किलो ऊपर को फोर्स लगा रखी है, भाई 20 किलो का वजन उसके ऊपर लगा रहा है तो ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऐसे लगा रखी है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो, फोर्स तो ऊपर लगा रखी है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी कि थीटा कितना है इस केस में, इस केस में थीटा है 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क इस केस में क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है बात। और एग्जांपल लेते हैं, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज, चलो छोड़ो, ठीक है। अब कूली है वही वाला, 20 किलो का वजन उठाए पड़ा है, ठीक है, और ये आपकी सर्टेन हाइट है और ये सर्टेन डिस्टेंस है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में देखो वर्क क्या होगा, देखो इसने फोर्स कहाँ लगा रखी है, ऊपर लगा रखी है, 20 kg न्यूटन की फोर्स, 20 किलो वेट की फोर्स इसने कहाँ लगा रखी है, ऊपर लगा रखी है। क्या ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है, h हाइट ही नीचे से ऊपर जाएगा, तो देखो इस केस में वर्क होगा, इस केस में वर्क होगा, इस डिस्टेंस के लिए वर्क 0 होगा, इस वाले डिस्टेंस को चलने के लिए वर्क 0 होगा, ये कितना आगे बढ़ा उसके लिए वर्क क्या होगा, 0। लेकिन कितना हाइट में ऊपर गया, क्योंकि देखो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है और जा भी ये ऊपर रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा h हाइट पे, तो इस केस में वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस केस में वर्क की क्या वैल्यू होगी, एफ एस कॉस थीटा अगर आप लगाएं तो फोर्स आ जाएगी आपकी 20 किलो वेट की जो भी है, ठीक है। एस क्या है आपका, आपने कितनी हाइट चली, एच हाइट चली, और थीटा क्या है, देखो थीटा क्या है, ऊपर फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, थीटा है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे सर्टेन वेट की कुछ ना कुछ वैल्यू, सॉरी वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे ही एक और केस की बात कर लेते हैं, चलो कि देखो अब लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, m मास की बॉडी है, इससे फोर्स तो ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे एफ और एस के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है और फोर्स ऐसे है, एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल कितना हो गया, तो 180 हो गया ना भाई। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है और फोर्स ऐसे है, तो 180 का एंगल हो गया ना, तो थीटा कितना हो गया 180, कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो वर्क आया -f/s। तो वर्क नेगेटिव होगा कब, वर्क नेगेटिव आएगा कब, जब फोर्स अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट से, जब फोर्स क्या हो, अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट से, तब वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा नेगेटिव।
समझ में आती है बात? तो ऐसा कब कब पॉसिबल है, देखो ऐसा कब कब पॉसिबल है, अभी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो कि भाई ये एक आपका कुछ ग्राउंड है और इस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी है, इस पर क्या है, कुछ फ्रिक्शन है, होता ही है, ऑब्वियस है ना। और आपने क्या किया, आपने कुछ फोर्स लगा के इसको स्लाइड करवाना शुरू किया, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, है ना, स्लाइड करवा के कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, देखो जब आप स्लाइड कराओगे तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा ना, फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता, बताओ, फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन फोर्स लगाएगा। तो देखो मैंने जो वर्क किया, अगर मैं अपना वर्क कैलकुलेट करूं, वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मेरा जो वर्क है भाई ये फोर्स अप्लाइड है, मैंने जो वर्क किया यानी अप्लाइड फोर्स में जो वर्क किया वो तो हो जाएगा एफ अप्लाइड इंटू एस डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है, फोर्स भी ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या होता है 1। और सिंपल सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो सीधा फॉर्मूला लग जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब एक सिंगल डायरेक्शन में ही फोर्स और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो कॉस 0 क्या होता है 1, है ना, तो वर्क कैसा आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन के वर्क की बात करो, भाई फ्रिक्शन की फोर्स भी तो कुछ वर्क कर रही है, फ्रिक्शन की फोर्स क्या वर्क कर रही होगी, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, देखो वो ये एफ आर पीछे को फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट तब भी आगे ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का ऐसे हो रहा है लेकिन फोर्स किधर काम कर रही है, फोर्स पीछे, अरे इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रही है ना, एक आपकी लगाई हुई एक फ्रिक्शन की लगाई हुई, तो इसका जब फोर्स भी लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो इसका भी तो कुछ वर्क हुआ, तो इसका वर्क कितना हो गया, कॉस 180 होता है -1 तो माइनस एफ आर इंटू एस, यानी कि ये नेगेटिव, यानी कि वर्क नेगेटिव होता है। कब होता है नेगेटिव, जब फोर्स अप्लाइड फोर्स या जो भी फोर्स है जिसका आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वर्क कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपको बताया। अब ग्रेविटी की भी बात कर लेते हैं, देखो जैसे लेट्स सपोज एक डस्टर है, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फोर्स लगा के ऊपर पुल कर लेता हूँ, तो मैंने कुछ फोर्स लगाई और मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, लेकिन वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखो, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, नीचे, तो ग्रेविटी ने नीचे फोर्स लगा रखी है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है बॉडी का, अगर आप खाली ग्रेविटी को कंसीडर करो, ग्रेविटी नीचे काम कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर हुआ, तो वर्क कैसा हो जाएगा, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव। समझ में आई बात, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आती है बात कि नहीं? तो ये बात हुई वर्क की, ठीक। अच्छा, और थोड़ी सी बात कर लेते, देखो और बात कर लेते हैं वर्क के ऊपर। देखो कभी कभी क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होती है। जैसे ये तुम्हारा m मास की बॉडी है और इसको आपने s डिस्प्लेसमेंट कराया, लेकिन जो फोर्स लगाई वो वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल, यानी कि पहले आपने 10 न्यूटन की, फिर 11, फिर 12, फिर 13 लगातार बढ़ाते चले गए आप फोर्स, तो अब की बार फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अब की बार जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इसमें फोर्स की एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, फिर इसमें हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो शुरुआत वाली फोर्स होगी 10 न्यूटन की, उसकी वजह से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो उसी फोर्स की वजह से हुआ होगा ना, dx, है ना। अब फिर 11 न्यूटन की वाली की वजह से भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा, फिर 12 न्यूटन वाली फोर्स से भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा। तो फोर्स भले से ही चेंज हो रही है, लेकिन हर फोर्स ने थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो किया ही होगा, अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से हुआ होगा। तो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx, एक फोर्स की वजह से, एक सर्टेन फोर्स की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से एक छोटा सा वर्क हुआ होगा। तो छोटा सा वर्क जो हुआ होगा dw इज इक्वल टू f इंटू dx, ऐसा छोटा सा एक वर्क हमने लिख लिया। अब ऐसे जितने भी सारे छोटे छोटे वर्क हैं, यहाँ का वर्क, 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 सबको हमने ऐड कर दिया। इस एडिशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का साइन क्या होता है, इस तरीके से साइन लगा देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे छोटे छोटे वर्क ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx। समझ में आ गई बात। तो ये वाला फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन वाला कब लगाते हैं, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो।